जी पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट 4, क्लब हैज अ टक शॉप। अच्छा, विच अर्न्स द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% सेल्स। अच्छा लिख लिया था हमने पहले ही। आगे बताओ। ऑल सेल्स ऑफ टक शॉप आर मेड ऑन कैश। अब फंस गए क्योंकि कैश की फिगर अवेलेबल नहीं है। कैश की फिगर अवेलेबल नहीं है, नहीं अवेलेबल। बैलेंसिंग भी नहीं निकाल सकते, उसकी वजह भी बताऊंगा। लेकिन अप्रोच समझ ले, बड़े ध्यान से, सोए हुए सब उठ जाएं। पीछे मुड़कर दादा बेटा आप जगा दो। अहम बात होने लगी है, ठीक है। मैंने कहा अभी चलो अभी जगा दो। अच्छा जी, अहम बात होने लगी है। अगर फ्रॉड श्रॉड का चक्कर है, इस तरह का सवाल है, और सवाल ने एक लाइन लिख दी है। क्या लाइन है? ऑल सेल्स ऑफ टक शॉप आर मेड ऑन कैश। अब ये फिगर नहीं भी बताना तो जो एंट्री है वो पोस्ट करो, ठीक है। एंट्री क्या बनेगी? कैश डेबिट। नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन मार्क डालो। आप इधर नहीं डालना, आप थोड़ा सा यूं करके डालिएगा, ऐसे करके। इधर तो फिगर लिखेंगे ना बाद में इंशाल्लाह जब निकलेगी। कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। बच्चों ये फिगर नहीं भी है, एंट्री करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यहां पे क्या लिखोगे? टक शॉप सेल्स। लेकिन नहीं पता, अब समझ आइए, बैलेंसिंग नहीं निकल सकता ये, क्योंकि हमें शक है। देखो मैंने कहा फ्रॉड के चक्कर में उसको निकाला है। बैंक के अंदर फ्रॉड करना आसान काम नहीं, मुश्किल होता है। उसने बैंक स्टेटमेंट भी दे दी हमें समरी बना के, ठीक है। तो कैश में ना गड़बड़ सबसे आसान होती है। तो जब भी कभी ये फ्रॉड, असल में ना सिंगल एंट्री का टॉपिक खत्म हो गया, पहले होता था उसके अंदर ये चीज टेस्ट किया करता था। जब से सिंगल एंट्री खत्म हुआ है तो आई कैप ये सिंगल एंट्री का टच यहां एनपीओ में डालता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। तो अगर कभी ऐसा सवाल आए जिसमें आपको उनको शक है कि फ्रॉड हुआ है, या वो कह रहे हैं फ्रॉड हुआ है, बताओ कितनी अमाउंट है फ्रॉड की, तो कैश के लेजर को आपने कभी भी कैश के लेजर में से कोई फिगर ऐसी जो कि सवाल ने बताई है कि है, वो बैलेंसिंग नहीं निकालनी। नेवर, कभी भी आपने ये नहीं करना यहां पे सेल्स लेट्स से बैलेंसिंग निकालने, यहां पे आप सन्ड्री एक्सपेंस हो तो बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंसिंग निकालने, कभी भी नहीं करना है ऐसे। सब कुछ आपने कहीं ना कहीं से निकाल के लाना है, ठीक है ना। और फिर एंड में चेक करेंगे कि सब कुछ जितना कुछ था सवाल ने बताया, हमने सारा कुछ निकाल के यहां पर लिख दिया। अगर स्टिल ये लेजर बैलेंस नहीं हो रहा तो फिर गड़बड़ है, और अगर हो गया बैलेंस तो कहेंगे यार आपको गलतफहमी हुई थी, बेचारे को वैसे ही आपने निकाल दिया, चलो अब्दुल्ला आप कल से ना आना, उसको वापस बुला रहे हैं। बात समझ आई है? बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं ये, ठीक है। इसलिए दोबारा बल्कि सहबारा ये सुन लें, ठीक है। क्या अगर फ्रॉड वगैरह का शक है तो कैश सबसे ज्यादा जो है ना वो प्रोन टू फ्रॉड होता है, ठीक है ना। मिस अप्रोप्रिएट आसानी से हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने कैश के लेजर की हर चीज कहीं ना कहीं से निकाल के लानी है। यहां पर कुछ भी बैलेंसिंग नहीं निकालना, सब कुछ निकाल के रख के फिर चेक करना है। लेजर बैलेंस है तो कोई फ्रॉड नहीं है, अगर बैलेंस नहीं है तो फिर फ्रॉड है, ठीक है ना। इसलिए मैं यहां पे रुक गया, आके सेल्स नहीं निकल सकती मेरी यहां से। लेकिन ये पता लग गया कि कैश ने डेबिट होना है टक शॉप की सेल्स से, ठीक है। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट। ड्यूरिंग द ईयर स्टॉक कॉस्टिंग 500 वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि हमने ये पढ़ा हुआ है। ओ अच्छा, देखो हम ना अकाउंट्स खुद बना रहे हैं, वो पीरियोडिक यूज कर रहे हैं, परपेचुअल नहीं, हम जो कर रहे हैं बस वही है। हम क्या कर रहे हैं, हमने ये स्टॉक का लेजर बना दिया, तो इसलिए हम वैसे काम करते हैं जैसे परपेचुअल में किए जाते हैं। यहां पे बच्चों के पास ऑप्शन होता है, इधर देखो, कोई बच्चा यूं कर दे, कॉस्ट ऑफ सेल ऐसे ना निकाले लेजर से, बल्कि यहां पे लिखे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। ये भी बिल्कुल ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल हम निकालते हैं इन्वेंट्री के लेजर से। कोई बच्चा ये चाहे कि नहीं जी मुझे ये पसंद नहीं, हालांकि आप पसंद होना चाहिए, मैंने पहले दिन से इसी पे डाला है और मैंने इसको छेड़ा ही नहीं इसलिए ताकि एक ही तरीके से करें, लेकिन इसमें ना जरा गलती के चांसेस कम हो जाते हैं और आसान भी है, ठीक है। तरतीब भी ठीक रहती है। बहरहाल कोई करना चाहे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल, तो कर ले। हम भी तो ये कर रहे होते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि उन्होंने कहा परपेचुअल यूज करो पीरियोडिक, उन्होंने कहा अकाउंट्स बनाओ, उन्होंने तो बनाया कुछ नहीं हुआ था, हम बना रहे थे अकाउंट्स और हमने स्टॉक का लेजर ओपन कर लिया, तो फिर एक तरह से परपेचुअल जैसा हो गया ना हमारा, इसलिए हम परपेचुअल की तरह से ही उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। यानी कि इन्वेंट्री डेबिट तो हम कहते हैं ये परचेजेस हैं, ठीक है ना, तो सही है। अच्छा, अब अगर इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय हो जाए या चोरी हो जाए, यानी एबनॉर्मल डिस्ट्रक्शन, एबनॉर्मल लॉस आ जाए, तो उसके लिए क्या कहा था, इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दो या परचेजेस अगर पीरियोडिक सिस्टम है। लेकिन हम तो चूंकि इन्वेंट्री का लेजर बना रहे थे तो हम इन्वेंट्री ही कहेंगे, ठीक है ना। इन्वेंट्री क्या कर दो, क्रेडिट। कोई इंश्योरेंस का जिक्र शिकर आया है तो स्टॉक हमने की करवाया हुआ था इंश्योर, अगर होता तो वो पैसे आ जाते यहाँ पे, लेकिन वो कुछ भी नहीं आया, तो सारे का सारा क्या है, लॉस। लेकिन यहाँ थोड़ी एंट्री करनी है, एंट्री तो यहाँ, बल्कि एंट्री यहाँ भी नहीं करनी, इसलिए मैं उसको वर्किंग नहीं बना रहा, मैं इसको यहाँ पे कर जरूर देता हूँ। आप भी बेशक बुक में लिख लीजिएगा, लेकिन इस वादे के साथ कि पर्चे में ये एंट्री लिखकर फिर नहीं पोस्ट करेंगे, ये डायरेक्ट पोस्ट करने वाली एंट्री है। क्यों? आप कहोगे जी इन्वेंट्री क्या नाम लिखा हुआ, स्टॉक लिखा हुआ है, स्टॉक जी 500 की कॉस्ट वाला गया, क्रेडिट गया, इंश्योरेंस का कोई जिक्र ही नहीं है, कुछ ऐसा जिक्र ही नहीं है, हमने कोई इंश्योरेंस नहीं करवाई हुई थी, तो इसका मतलब सारे का सारा प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस चला, ये लॉस है सारा, ठीक है जी। कितना? पूरा 500, ठीक है, ओके। लेकिन प्लीज इसको आपने डायरेक्ट करना है पर्चे में, ऐसे जैसे मैंने कहा था, कोई इंश्योरेंस का जिक्र नहीं है। कितनी इन्वेंट्री चली है? 500 की, तो इससे अब दिमाग में एंट्री हो, ये कैश सेफर है तो 500 क्रेडिट, इन्वेंट्री से तो 500 लॉस, तो एंट्री कितनी बनी, सिर्फ इतनी सी एंट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट लॉस और स्टॉक क्रेडिट, ठीक है। अब लॉस डेबिट बोलो कितने से, कुछ शर्म करो, यहां पे रोकना चाहिए था आपको मुझे। टक शॉप की इन्वेंट्री चल रही है
और अल्टीमेटली जाना इस लॉस ने वहीं पे ही है। लेकिन आपको नहीं पता टक शॉप के रिलेटेड सारे खर्चे यहां से होके जाते हैं, यस सर, और वहां जाके लिखवा रहे हैं। हद होगी वैसे कसम से, टक शॉप का स्टॉक है यार, यहां क्यों रुक जाऊं अब मैं, क्यों रुक जाऊं मैं? अब ये ना कहना कि ये लेयर क्लब का भाई टक शॉप की बात चल रही है तो ड्यूरिंग द ईयर उसी का स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ फायर से, तो ये लॉस की एंट्री यहां करवाओ। ये लॉस बाय फायर इन्वेंट्री का जी 500 से, इधर देखो 500 से ये प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने इसलिए जान के एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा रहने दिया था, इनकम एक्सपेंडिचर नहीं लिखा था, पर आपको तो होश ही नहीं है, बैठे हुए यहां ले जाएं, हद होगी कसम से। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इन्वेंटोरी क्रेडिट। लो भी मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पागल खानों, आपको मैंने कई दफा ये बात कही थी कि स्टॉक के लेजर की 4 नॉर्मल चीजें होती हैं, ओपनिंग, परचेज, कॉस्ट ऑफ सेल, क्लोजिंग। अगर कोई एबनॉर्मैलिटी होगी तो सवाल खुद बताएगा। देखो उसने बता दिया, ये हमने जूम नहीं करना होता। कल को ऐसी ओपनिंग, परचेज और क्लोजिंग आ रहा हो, आप बैलेंसिंग निकालो, आप कहो हाँ एबनॉर्मल लॉस भी तो आ सकता है, सारी इन्वेंट्री जल गई होगी। ये नॉर्मलिटी खुद से नहीं जूम करनी, प्लीज ये ध्यान में रखें बात, ठीक है? एबनॉर्मल लॉस है तो उसने बता दिया। ओके डन। चल नेक्स्ट, द फेवरेट वन, ओपनिंग WDV ऑफ ऑल फिक्स्ड एसेट्स वाज 28,000, पहले लिख लिया हमने। एक्सरसाइज इक्विपमेंट वाज परचेज्ड ऑन यकम अक्टूबर 16। अच्छा लिख लेते हैं, क्या काम देगी ये डेट? यकम अक्टूबर 16 को खरीदा है, ठीक है जी, डेप्शन के वक्त काम देगी। नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 8 लाख वाज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 31 मार्च। तो एसेट अकाउंट तो बुक वैल्यू पे ही बन रहा है, डिस्पोजल की भी हम बुक वैल्यू निकाल देंगे। 8 लाख है ना, 800 कर दें। इसको किसने देखना था और फिर इसको किसने देखना था? ओपनिंग बुक वैल्यू गिवन है, यकम जनवरी 16 की बुक वैल्यू गिवन है। सोए हुए हैं सारे भाई। किस दिन बिका है? 31 मार्च को। जनवरी, फरवरी, मार्च भी तो इस्तेमाल किया है, 3 महीने डेफिसिट किसने करना था? वो पुराने सवालों में 2-3 सवाल किए ना, बुक वैल्यू को, ठीक है बुक वैल्यू गिवन है, चलने दो। खुदा के बंदो देखो तो सही, वो कह रहा है ओपनिंग बुक वैल्यू, मैंने जान के अंडरलाइन नहीं किया, आपने देखा ही नहीं, पढ़ तो रहा था ना मैं। फिक्स्ड एसेट हैविंग ओपनिंग बुक वैल्यू, तो भाई ये ओपनिंग बुक वैल्यू है, मतलब यकम जनवरी 16 की बुक वैल्यू है और डिस्पोज हो रहा है वो 31 मार्च 16 पे। खामोश नहीं है कि साल का पहला दिन जूम करें हम। डिस्पोजल की डेट गिवन है तो 31 मार्च तक इसे डिस्पोज करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसका मतलब ये गलत है, ये बुक वैल्यू तो गलत है। इसमें से तो कोई डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी हमें, कितनी? 3 महीनों की, पता नहीं, अल्लाह खैर करेगा, कहीं से निकल ही आएगी, ठीक है? हाँ 40 है, लेकिन अब मैं कह रहा हूं मैं अलग से क्या निकालूं, वर्किंग अभी करनी है ना, आगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वहां से निकल आएगी, इसलिए कह रहा हूं, ठीक है? अब फिक्स्ड एसेट्स आर डेप्रिसिएटेड एट 20% यूजिंग रिड्यूसिंग। ये बड़ी मेहरबानी कर दी उसने, रिड्यूसिंग बैलेंस दे दिया, क्योंकि हमारे पास गिवन ही क्या है? बुक वैल्यू। अगर स्ट्रेट लाइन कहते तो फिर मसला था, कॉस्ट निकालनी पड़ती, ठीक है? अच्छा खुदा ना खास्ता पर्चे में ऐसा हो जाए बुक वैल्यू दे दे और स्ट्रेट लाइन वाला रेट दे दे, तो फिर वो उसी पे ही लगा आना, कुछ कर जरूर आना, छोड़ के नहीं आना। वैसे ऐसा करता नहीं है, लेकिन लेट्स से ऐसा हो जाए, कर जरूर आना, तोड़ना नहीं, ठीक है? लेकिन फिलहाल तो सुकून है। बुक वैल्यू ओपनिंग गिवन है, डेप्रिसिएशन 6.1, वर्किंग नंबर 6.1। मैंने कहा था आपको फिक्स्ड एसेट के लेजर के लिए 6-7 लाइनें छोड़ना, ठीक है ना? मैंने तो इसलिए कहा था। अच्छा जी 6.1 ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स, हाँ जी 28,000 ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल माइनस 800 ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल्स इनटू रेट 20%। बोलिए कितना 544 एग्जैक्ट, वाओ। ऑन एडिटियंस कितना है जी? 17,000 ना, 17 लैंड कर देते हैं आज, कर देते हैं तो भाई बिस्मिल्लाह करके सर फेर दे चुकी है अपने रिजल्ट में, फेर दे चुकी बिस्मिल्लाह करके। 7350 इंटू 20% इंटू, हाँ यकम अक्टूबर को आया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जी बोले 367.5। और फिर वो फिगर जिसकी मुझे तलाश थी, क्योंकि ये 3 महीने की डेप्रिसिएशन यहां निकाल के मैंने वहां भी यूज करनी है। खैर चलें, ऑन डिस्पोजल। अब ओपनिंग बुक वैल्यू ये अलग की थी, इसको नीचे ले आओ, इस पे लगाओ 20%, और ये भी 3/12 है, क्योंकि ये 31 मार्च बोलने दो, 31 मार्च को बिका है, तो 3 महीने की डेप्रिसिएशन 40, ठीक है जी। टोटल क्या हो गया? 5847.5। डबल एंट्री करवा दो मुझे, पिछली क्लास में मैंने बच्चे से बात ही कर दिया था, बच्चे में लिखने लग गया। डबल एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, वर्किंग नंबर 6.1 5847.5 जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और चूंकि एसेट का अकाउंट ही बन रहा है तो फिर इसी में ही क्रेडिट। ठीक है जी। अच्छा अब ये भी पता लग गया है मजीद कितने महीने की डेप्शन है? 3 महीने की 40। तो बुक वैल्यू कितनी आ गई? 760। ये एसेट अकाउंट में से क्रेडिट हुआ और डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट हो गया, और 10 रुपए का लॉस आ गया बैलेंसिंग, और ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। ले चलिए, वर्किंग
7 ₹10 जा यार, कैच छोड़ दिया। पाकिस्तान इतना अच्छा खेला अभी तक भी मुझे वो चैंपियंस ट्रॉफी वाला मजा नहीं खत्म हुआ था। फिर पिछला वर्ल्ड कप तो अभी सेलिब्रेट करना भी रहता था। होगी बात, होगी। ओह, अगले दोनों पॉइंट्स तो वैसे ही हो गए। मैं सुभान अल्लाह, सवाल इस खत्म। गिव मी ब्लू एंड रेड 1 by 1 चैलेंज। शुरू करें जी काम। ओहो, इधर तो तबाही हुई पड़ी है। इन्हें कहा जान दो पाइन जान दोगे। क्वेश्चन मार्क्स की भरमार है, आगे बढ़े। ओह, इसने कहा बिस्मिल्लाह, जी आया नू, वेलकम होमे, सॉरी। परचेजेस जिसको आपने अभी काट के कर देना है भाईजान, स्टॉक ये फिगर ले लें। कितना? 1898, चस नहीं आई। 18985। अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं है सर, आपको कैसे पता था पहले क्रेडिटर ने आना है फिर स्टॉक ने आना है इस सवाल में? वो सर उधर पहले नहीं, ऐसी पिछली क्लास में मैंने पहले स्टॉक का लेजर बनाया हुआ था फिर क्रेडिटर का। कोई मसला नहीं है भाई, ध्यान से बस तरतीब से चलते जाएं जी। इधर से 18985 की परचेजेज आई। ठहर जाओ, इसको काट के जो मैंने करना है क्रेडिटर पहले वो तो कर लेने दो, ठीक है जी। और ये वर्किंग नंबर 2 से आई है। अब बैलेंसिंग बताओ। 18285, ठीक है जी। ये 18285 यहां लिख लेता हूं मैं फिलहाल। 18285 और वर्किंग नंबर 2 का रेफरेंस दे देता हूं। लेकिन ये जो लेजर्स टोटल हो गए हैं ये ना बाद में रह जाए। ये क्लोजिंग लायबिलिटी है, ये क्लोजिंग में एसेट है। एक मिनट, कोई नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है, सारी ही करंट लायबिलिटीज हैं। तो क्रेडिटर टक शॉप 18985 और स्टॉक ऑफ टक शॉप कितना जी? 2500। लो जी, मुफ्त के नंबर यहां भी पड़े हैं। सर मुफ्त कहां थे, इतना खपे थे हम। खप लिया ना, अब तो नंबर निकालो। नहीं, कुछ गलत हो गया भाई, कुछ गलत हो गया भाई, कुछ गलत हो गया। हाँ, क्लोजिंग ही आना था। आई एम सॉरी। 333 मुझे आपकी शक्ल पता था कोई गड़बड़ हो गई। अच्छा जी, चलें। क्या नेक्स्ट किसको दायरा बना दो? ये मैं दायरा में आगे मैं ऊपर लेके गया था इसलिए छोड़ो, आगे चलो यार। वैसे आप लोग लाइन के बैठे हैं, मैंने दादा लगाया। अच्छा जी भाई, इधर बताएं। इनकम आज मैंने यहाँ लिखा नहीं, ओपनिंग रिसीवेबल क्लोजिंग रिसीवेबल नहीं है तो ना। इनकम बैलेंसिंग फिगर जो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी, जिसका नाम होगा सब्सक्रिप्शन इनकम 31817.5 31817.5 सब्सक्रिप्शन इनकम वर्किंग 4। क्लोजिंग भी उठा लें जी। शुक्र है सारे का सारा एडवांस करंट लायबिलिटी है। शुक्र है सी व्यू की तरह से मामला गड़बड़ नहीं है। 3 साल का एडवांस उन्होंने ले लिया था सी व्यू में, तो जो अगले 1 साल में इनकम बनना था वो करंट, बाकी नॉन करंट होना था। अब यहां पे खड़े होकर हमारे ऊपर 11,825 की लायबिलिटी है। इधर देखो जरा, ये लायबिलिटी सारे की सारी अगले साल 31/17 से पहले खत्म हो रही है। इसका मतलब ये सारी की सारी क्या है? सारी की सारी क्या है? करंट लायबिलिटी, ठीक है। और अगर हमने यहां खड़े होकर 3-3 साल के पैसे लिए होते, 4-4 साल के पैसे एडवांस लिए होते, तो फिर अगले 1 साल में जो इनकम में आना था वो सीव्यू की तरह से वो करंट और बाकी सारा नॉन करंट, ठीक है। तो शुक्र करें जी, सारा ही करंट लायबिलिटीज में। शुक्र जाओ सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, और आज तो ये आपने वर्किंग 4.1 में खुद निकाला है 11,825। नेक्स्ट, ओह खतरनाक वाला लेजर, इसमें तो अभी क्वेश्चन मार्क एक पड़ा है, इसको बैलेंस नहीं कर सकते। क्वेश्चन मार्क कोई नहीं छोड़ना इसमें, बैलेंस एंड पे करना है। ये टेक्निक में सिखाना जा रहा हूं, ठीक है ना। शक है ना, शक है, अमाउंट निकालनी कितनी फ्रॉड की अमाउंट है, ठीक है। तो इसमें से कोई क्वेश्चन मार्क आपने बैलेंसिंग नहीं निकालना। क्वेश्चन मार्क आप कहीं ना कहीं से निकाल के लाना पड़ेगा। सब कुछ निकाल के ला के फिर चेक करना है, बैलेंस हो गया तो कोई फ्रॉड नहीं है, अगर ना हो तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोजिंग आ गया जी इसमें। तो आज जैसे क्लोजिंग मिल रहा है हमें 4574 फिक्स एसेट्स, वर्किंग नंबर 645742.5 डन। इसमें रेफर एक्सपेंस भी चला गया, क्लोजिंग भी चला गया, ये क्लोजिंग भी चला गया, ठीक है जी। डिस्पोजल ऑलरेडी जा चुका है। रेंट एक्सपेंस का लेजर भी बैलेंस कर दो, इसमें से एक्सपेंस की फिगर निकलेगी कितनी है? 419 ये इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा एक्सपेंस, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग कितना है जी? 175। और रेंट एंड रेट्स एक्सपेंस ब्रैकेट में वर्किंग नंबर 8 लिखो, आंसर बताओ 419।
ठीक है जी। अब वही कैश का ही मसला रह गया। कोई तरीका है जी टक शॉप की सेल्स निकालने का? है मार्कअप मार्जिन काम आ गया, इसी दिन के लिए तो सीखा था। मार्कअप मार्जिन, सेल गिवन हो कॉस्ट निकाल सकते हैं, कॉस्ट गिवन हो सेल निकाल सकते हैं। आज कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल्स एक दो सवाल में लिखा हुआ होता है ऐसे, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है। तो कॉस्ट ऑफ सेल हम निकाल चुके हैं। अगर इस मार्कअप मार्जिन को यूज करें तो सेल्स की फिगर निकल सकती है, ठीक है। सेल 100 है, कॉस्ट 80 है, हमें क्या मिल चुका है? कॉस्ट। मैं यहां पर निकालने लगा हूं सेल्स की फिगर, तो मैंने पकड़ा कॉस्ट को 18285, ये है 18285, ये है 100, सॉरी ये है 80 कॉस्ट है। कॉस्ट गिवन अमाउंट ओवर परसेंटेज ऑफ कॉस्ट 80 इंटू कर दो 100, आंसर क्या है? 22856.25। जैसे ही ये चीज यहां निकली पता लग गया, अच्छा ये एंट्री बनी है टोटल 22856.25। तंग हो रहा है जरा, नजर नहीं आएगा, दोबारा लिखता हूं 22856.25, ये कैश डेबिट सेल्स। ठीक हो गया। ये टेक्निकल काम था, ये सवाल इसलिए करवाया, वरना तो सवाल में आप देखा जान ही कोई नहीं थी, लेकिन ये तरीका हमने सीखा है सवाल के अंदर, ठीक है जी। जीपी अब क्या निकालना यार, मेरी वर्किंग है, डायरेक्ट में नेट प्रॉफिट बताओ। दिस माइनस दिस माइनस दिस, चलो जी फ्रॉड लगा दिया मैंने। नहीं है जी, मैंने कहा चाहिए नहीं, बोलो 4071.25। कोई एतराज तो नहीं है इस बात पे, डायरेक्ट निकालने में टाइम बचाया। 4071.25, 4071.25, ये क्या है जी? नेट प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग या टक शॉप। आज वर्किंग है या रिक्वायरमेंट है? आज वर्किंग है, रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है। अच्छा, अब सारे बच्चों की तवज्जो चाहिए। देखो हमने पूरे सवाल में इवन कि उसने एक जुमला लिखा था, मैंने सोचते हुओं को जगह जगह के बताया, इतनी इंपॉर्टेंट बात थी, तो उसने सिर्फ एक जुमला लिखा हुआ था, ये कैश में होती हैं सारी सेल्स। हमने कहा था भाई बता तो दिया ना कैसे होती है, फिगर नहीं है तो क्या हुआ? हमने क्वेश्चन मार्क लिख लिया कि पता हो हमें ये जो होता है ये हमें कहीं और से करके लाना है सवाल में। अब हमने सवाल के डाटा में कोई इशारा भी नहीं छोड़ा जिसको हमने इस कैश के अंदर खुद से ना निकाल लिया हो या उसने दिया ना हुआ हो। अब वो मौका आ गया है जब आप फैसला कर सकते हैं कि आया ये फ्रॉड हुआ है या असली बाल है। अच्छा तो कैलकुलेटर सब पकड़े। अच्छा सुन ले, पहले सुन ले, अगर तो ये डेबिट्स और ये क्रेडिट्स बराबर आ गए तो आप कहोगे भाईजान ऐसे ही आपने बेचारे को फारिग कर दिया, शक था आपका, फ्रॉड नहीं है। और अगर सुनो अगर सुन तो लो पहले, फिर कर लेना, और सुन तो लो, अगर बोलता हूं भाई, अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पर आ गई तो देखो ना, क्रेडिट साइड पे कैश निकल रहा है, यानी हमारे बिजनेस से निकल रहा है, पता नहीं है कहां गया है। अकाउंटेंट के जेब में ही गया, अकाउंटेंट के घर ही गया, हमारे से तो गया, अगर इधर बैलेंस आ गया, ठीक है ना, बात समझ आई है? अब जरा चेक करो। ओ नो, कितना? 2 पॉइंट, बस 1600 रुपया, 16 लाख का चूना लगा। आपको बताता चलूं, इसको मिस अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस कहते हैं वैसे मशहूर जमाना तो, लेकिन आप इसको आप प्लीज बेटा लॉस ड्यू टू फ्रॉड भी लिख सकते हैं, इसको एबनॉर्मल लॉस ऑफ कैश भी लिख सकते हैं। और मैं आपको बताता चलूं, एक मिनट बाद बताऊंगा, पहले मैं ये बताऊं रिक्वायरमेंट ए क्या थी भला? बस इधर देखो, रिक्वायरमेंट ए लिखने लगा हूं। रिक्वायरमेंट ए, अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड बाय द क्लब ड्यू टू फ्रॉड कमिटेड बाय, आप लिख लेना, इज ₹1,662,750। आगे ब्रैकेट में लिखो एग्जामिनर भाई, अगर आपको जानना है कि ये कैसे निकला है तो वर्किंग 5 जाकर देखिएगा। लेकिन अगली बात सुनो, ये तो मैंने रिक्वायरमेंट ए कर दी ना, ये रिक्वायरमेंट बी अलग है, ये सी है, अच्छा ठीक है ना। ये रिक्वायरमेंट ऐसे एड्रेस करनी होती है, लेटर में नहीं छोड़ना, कुछ नंबर देगा लेकिन कार्ड भी देता। अब इस लफ्ज के 9 नंबर नहीं है, रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है, इसके 9 नंबर है, इस लफ्ज के 9 नंबर नहीं है। ये जैसे निकला है वो तो देखो, कितनी एंट्रीज करके यहां तक हम पहुंचे हैं। ये सेल्स की फिगर वहां से निकाल के कैसे लाया, उसको पहले सारा सवाल समझो इस पे डिपेंड कर रहा था, ऐसे नहीं 9 नंबर थे इसके, लेकिन हमने अब आसान तरीका अपनाया। ये जी अमाउंट है, कैसे निकली है ये, डन। अच्छा अब इधर देखो, इधर देखो, ये एंट्री तो आपको सिखाई नहीं हुई। कोई बोले ना मैंने लिखा हुआ है इसीलिए, एम्बेजलमेंट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ या एम्बेजलमेंट ऑफ कैश यानी एबनॉर्मल लॉस, कोई फर्क नहीं है, याद है तीनों सेम एंट्रीज। मैंने कहा था ये एबनॉर्मल लॉस की एसेट हो, इन्वेंट्री हो, चाहे कैश हो, कैश क्रेडिट। इंश्योरेंस वाले को पैसे दिए तो वो डेबिट और बाकी लॉस। हमारे यहाँ कोई इस सवाल में इंश्योरेंस का जिक्र नहीं हो रहा, तो फिर हाँ जी सारे का सारे क्या हो गया, लॉस। अब ये जो लॉस है, ये तो देखो ये क्या है, ये लॉस है ना, लॉस इसको कहाँ लेके जाए, प्रॉफिट लॉस में, ये जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। ये कोई टक शॉप का तो लॉस है नहीं अलग से, ठीक है। तो यहाँ पे आके अभी ये लिखना था, लॉस ड्यू टू फ्रॉड लिख लो, मिसअप्रोप्रिएशन एक्सपेंस लिख लो, कुछ भी लिख लो, पर लिख जरूर लेना 1662.75, ठीक है जी। ये एंट्री क्या हुई है,
ये एंट्री क्या हुई है? लॉस डेबिट कैश क्रेडिट, और इंश्योरेंस तो थी नहीं ना कोई, ठीक है, समझ आइए ये। चलो फिर आंसर बताओ टोटल। 17855.5 कितने 5? 17855.5, ठीक है जी। अब ओपनिंग जनरल फंड निकला है, सवाल तो सारा ही हुआ पड़ा है। हाँ कैश भूल गए हम, 5894, कैश भी लिखवा दो 25, ये ना भूल जाए। अच्छा जी, अब ओपनिंग जनरल फंड निकालना है। एक तो हमने एसेट लिख लिया है, ये 2500, ये 2300, ये 10 642.5, ये 300, ये 28,000 और ये 168। ये सारे लिखने हैं, आज लिख ही लेते हैं। बैंक पहले से लिख लिया, अब तरतीब से चल पड़ो। -2500 प्लस 2300 माइनस 106 1642.5, आगे बढ़ो, प्लस 300 प्लस 28,000 प्लस 168। तो आंसर इज, ये माना सरप्लस के आगे आ गया, लेकिन आप तो सीधी लाइन में लिखेंगे ना जी। 21326 एग्जैक्ट। डबल वन इधर बेटा, ओपनिंग एसेट्स लायबिलिटी ले रहे हैं। ओपनिंग कहां से आई बात है? ओपनिंग ठीक, 21, ये 0.5 और ये 0.5 मिलकर तो 1 बन जाना चाहिए था। मुझे कैलकुलेटर भी दे दिया करे, मैं खोलो कैलकुलेशन। 21, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, क्लोजिंग बताएं। ये 3918 और ये दोनों टोटल करें 54, इसका टोटल करें बेटा 1 मिनट, मेरे चांद जरा कैलकुलेटर पकड़ो और ये लिखो 3918.5 प्लस जी। अच्छा, ये हंसने की बात नहीं है, जो हंस रहे हैं भाई, आप सोल्यूशन से देखकर अगर बता रहे हैं तो वो आप बहुत गलत कर रहे हैं। इधर चीजें इधर से उधर हुई पड़ी होती हैं, आप अजीब बात है जी। इसका बेटा ये सेम चेक कर लिया है। सीवीयू पे आए, जल्दी से एक बात छोटी सी करवा दूं फिर जाएं जी। किसकी? ये तो बहुत पुरानी बात है। देखो, नॉर्मल लॉस भी हो ना, तो अगर स्टॉक का अकाउंट बन रहा है तो वो इन्वेंट्री के अकाउंट में ही क्रेडिट होगा। नॉर्मल हो चाहे अब नॉर्मल हो चाहे एनआरवी हो, अगर इन्वेंट्री का लेजर बन रहा है ना तो फिर वो उसी में क्रेडिट होता है। बेटा वो कॉस्ट ऑफ सेल में बैलेंसिंग निकलती है, खुद ब खुद उसका असर ले जाएगी। सी व्यू भाई बड़े मजे का मामला था, क्योंकि वो लोग 3 ईयर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ले रहे थे। एक वो लेते हैं ज्वाइनिंग फीस मेंबरशिप देने के लिए 50,000 पर मेंबर, और फिर एनुअल सब्सक्रिप्शन लेते हैं 24,000, और हर नए मेंबर से 3 साल की सब्सक्रिप्शन एडवांस में ले लेते हैं। अब मेंबर थे कितने? वो नंबर ऑफ मेंबर्स वो कह रहे हैं जी इस तरह 112 जमा 98 जमा 101 जमा 105 कितना बनता है? ये 416 टोटल मेंबर थे। हर मेंबर से इन्होंने 50,000 लिया, कितना बनता है जी? आवाज नहीं आ रही भाई, 1 मिनट जी। किसमें? बेटा आप क्लास के बाद मुझे मिल लें, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है। आप क्लास के बाद मिल लें, कोई मसला है तो मैं आपके साथ अभी क्लास के फौरन बाद आप आ जाएं, ठीक है? मैं ये एडजस्टमेंट समझा लूं, टाइम खत्म हो गया क्लास का, ये आज फिर होमवर्क में ना सवाल, आप अभी फौरन क्लास के बाद, बल्कि आप निकल के अभी इस तरफ आ जाएं। अच्छा जी, 416 × 50 20, ये नजर भी आ रहा है आपको? ये वंस इन अ लाइफ होता है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन होती है जो एनुअली इन्होंने लेनी है, लेकिन मुसीबत ये थी यहाँ पर कि वो सब्सक्रिप्शन 3 साल की इकट्ठी ले रहे हैं। अब पहली बात तो ये है जी कि ये 1 फरवरी को स्टार्ट हो रहा था क्लब। एक तो ये हमारे साल में ओपनिंग कोई भी नहीं था, और हमारे साल में 1 महीना भी नहीं था, 11 महीनों वाला साल था, ठीक है? अगली बात वो कहते हैं ऑल न्यू मेंबर्स पे 3 ईयर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। अब यहां पे भी उसने ऐसी कोई टेंशन नहीं दी। जो मार्च वाले हैं वो 3 साल के, जो जून वाले हैं वो भी 3 साल के पैसे दे रहे हैं, जो सितंबर वाले हैं वो भी 3 साल के पैसे दे रहे हैं, ठीक है? तो हमने इसी हिसाब से मंथ्स को कैलकुलेट कर लेना था, ठीक है ना? लेकिन अब यहां पर क्योंकि 3 साल एडवांस में था तो ज्यादा आसान क्या था, पहले इनकम कैलकुलेट करना, ठीक है ना? अगर आपने
3-3 साल के पैसे इकट्ठे ले लिए, ठीक है, किधर गया, भाग क्यों गया, 3-3 साल के पैसे इकट्ठे ले लिए हैं, ठीक है, ज्वाइनिंग फी एसोसिएशन ऑल न्यू मेंबर्स पे 3 साल के पैसे इकट्ठे ले लिए हैं। तो जिनसे आपने ये मार्च में पैसे लिए हैं, इनको जनवरी फरवरी सर्विस नहीं दी, 10 महीने सर्विस दी। अब ये 10 महीने सर्विस दी तो इनके 3 साल के पैसे लिए हुए हैं, तो 2 साल और 2 महीने एडवांस बन रहे। तो आसान क्या है, इनके 10 महीने की इनकम निकालना। ऐसे ही जो जून में आए, इनको जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7 महीने आपने सर्विस दे ली, तो इनके 2 साल और 5 महीने क्लोजिंग एडवांस है। लेकिन आसान क्या है, इनके 7 महीने की इनकम निकाल लेना, ठीक है। ऐसे ही सितंबर वाले हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने इनको सर्विस दी, 3 साल और 8 महीने इनके एडवांस, 2 साल और 8 महीने इनके एडवांस, 2 साल और 11 महीने इनके एडवांस। तो क्लोजिंग एडवांस निकालना यहाँ टफ था। आसान क्या था, आसान था 10 महीने में इनके इनकम में डाल दो, 7 महीने इनके इनकम में डाल दो, 4 महीने इनके इनकम में डाल दो, 1 महीना इनका। अब ओपनिंग था कोई नहीं, कैश की फिगर हमें ये नजर आ गई, चेक कर लो बेशक। 416 मेंबर हैं और हर मेंबर ने 24 × 3 दिया है, तो आंसर क्या आता है, यही आता होगा 29952। ये पैसे तुम्हें मिल गए, तो ओपनिंग आ गया, कैश आ गया, कैश है बैंक, ठीक है। और क्लोजिंग नहीं निकाला हमने दवा इनकम निकाल ली, तो क्लोजिंग एडवांस क्या आ जाना था, बैलेंस में। लेकिन फिर अगली मुसीबत पड़नी थी। वो अगली मुसीबत यह है कि 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर एडवांस तो है, लेकिन वो एडवांस सारा अगले 1 साल में खत्म नहीं हो रहा, कुछ 1 साल में खत्म होना है, कुछ उसके भी बाद। तो अब अगले 1 साल का एडवांस निकालना था, तो बहुत सिंपल था, वो बहुत सिंपल था। 416 सिंपल, 416 को 24 से मल्टीप्लाई करें। 1 साल की सब्सक्रिप्शन 24 है और 416 मेंबर तो पहले दिन से ही अगले दिन होंगे, अगले साल तो पहले दिन से ही होंगे ना, ठीक है। तो ये अगले 1 साल की सब्सक्रिप्शन इनकम निकालनी थी, इसको करंट कह देना था आपने, और बाकी नॉन करंट। इसी तरह से बाकी सवाल के अंदर जैसे ये है, ऑल सेल्स ऑफ बेवरेजेस आर बिल्ड ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ, पेमेंट इज रिसीव्ड इन द सेम मंथ। मतलब जनवरी का बिल कब जाएगा, जनवरी है ही नहीं। फरवरी का बिल कब जाएगा, मार्च में। मार्च का बिल कब जाएगा, अच्छा फरवरी का बिल जाता मार्च में, लेकिन पे फिर मार्च में हो जाता है, ठीक है। और मार्च का अप्रैल में जाएगा, लेकिन फिर अप्रैल में पे हो जाएगा, ओके। दिसंबर का फिर पेएबल होगा, मतलब हमारा रिसीवेबल होगा। तो ये डेटर था, हमारे डेटर्स भी थे इसमें, ठीक है। ऐसे ही बाकी एडजस्टमेंट्स भी हैं, इंशाल्लाह कोई मसला होगा तो उसको डिस्कस करेंगे। आप इसी को कंटिन्यू रखें होमवर्क में। फिलहाल तो कोई नया होमवर्क मेरे जहन में नहीं आया, तो हुआ तो फिर मैं मैसेज करवा दूंगा, ठीक है। हाँ जी, कल टेस्ट होगा, एनपीओ का ही होना चाहिए। अब और क्या, अब बचा क्या है, कैश फ्लो का, हाँ डायरेक्ट मेथड भी रहता तो है। चले देखते हैं, अल्लाह हाफिज़।